हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट सारथी कोटा। मैं हूँ राव भारती और मैं आपको कराने वाली हूँ पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो हम 8th और 9th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास में आते आते इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आ जाता है, तो उसको आज हम वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। सारे के सारे जितना भी मार्क्स ओरिएंटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो सारा का सारा कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है, नोट्स भी नहीं बनाने। नोट्स जो मैं यहाँ पर एज इट इज बनाऊंगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बस 1.5 से 2 घंटे मुझे आराम से सुनना है, जिससे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, जिसकी हेल्प से आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से लगा पाएंगे बच्चे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए जरा, हमने बचपन में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। वहां पर क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चे एटम में? यही कि एटम जो है एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे और डिस्कवरी की गई तब पता चला कि एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं बच्चे। एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पर आपको पता होगा कि एटम में यहां हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके सेंटर में। और न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस के पास होता है आपका प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, जिनको हम एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। और जो आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं बच्चे ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मैम इतना तो हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो अब क्या? अब देखो, ये तो हमें पता लग गया कि किसी भी एटम के अंदर सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाद में यहाँ पर जो पॉइंट आया वो ये था कि इन सब पार्टिकल्स को अरेंज कैसे किया गया, मतलब हमें कैसे पता? जैसे हमने जमीन तो ले ली है, अब जमीन पे अगर मुझे घर बनाना है, प्लॉट ले लिया मैंने, घर बनाना है, तो उस पर मेरे पास एक माइंड मैप तो होना चाहिए दिमाग में कि मुझे कितने रूम्स बनवाने हैं, कहाँ पर किचन बनवाना है, कहाँ पर वॉशरूम बनवाना है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद यही एक कंसर्न पॉइंट था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो धीरे धीरे मॉडल्स वगैरह आने लगे, एटॉमिक मॉडल्स। जैसे जे थॉमसन आपने पढ़ा है बच्चे कि वहां पर जे थॉमसन ने वाटरमेलन या फिर केक पडिंग के साथ उसने क्या किया था, उसको कंपेयर किया था बच्चे कि पूरा का पूरा जो हमारा वाटरमेलन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन हो सकता है, और उसके अंदर जो सीड्स है वो किसके जैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक नया मॉडल आया, जे थॉमसन ने जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था बच्चे, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के आने के बाद, रदरफोर्ड की थ्योरी आने के बाद जे थॉमसन का हमने फेल कर दिया, क्योंकि उसने तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया सिवाय एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट के अलावा। तो यहां पर अगर हम गौर करें किसके बारे में? रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में। उससे पहले हम थोड़ी सी इनकी और टर्मिनोलॉजी याद कर लेते बच्चे, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 के 27 kg और 24 ग्राम होता है बच्चे। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर फिर आप चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन इज 0 कूलम, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है बच्चे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बाय दिस मेथड करते हैं। यहाँ पर x के ऊपर इधर a लिखना है बच्चे, इधर हमें z लिखना है। व्हाट इज दिस a? ए आपका मास नंबर है और यहाँ पर जेड क्या है? आपका एटॉमिक नंबर। दिस इज योर मास नंबर। मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम है, न्यूट्रॉन
प्लस प्रोटॉन का जो सम है दैट इज इक्वल टू ये योर ए वैल्यू यानी कि मास नंबर। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की दैट इज योर जेड वैल्यू, उसको कैसे बोलेंगे बच्चे, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और number of electrons in its neutral state। अगर आपका एलिमेंट बेटा न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। बट फॉर योर चार्ज्ड स्पेसेस, फॉर चार्ज्ड एटम, अगर मैं चार्ज एटम की बात करती हूं तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस में जो भी उसके ऊपर चार्ज है बेटा, +2 है तो -3 है तो वो नेगेटिव में कर देंगे एटॉमिक नंबर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके बराबर होता है हमारा एटॉमिक नंबर बट इन द न्यूट्रल स्टेट। अगर वो चार्ज 1 होगा तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज का मतलब क्या है, या तो उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा या तो गेन किया होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे चार्ज वाली कंडीशन में हम नहीं बोल सकते कि जेड के बराबर, ठीक है। तो नॉर्मली आपका मास नंबर क्या हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर एटॉमिक नंबर की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं बात करती हूँ आइसोटॉप्स की, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, यहाँ पर आइसोटॉप एक ही एलिमेंट के होते हैं बेटा, एक एलिमेंट के होंगे, सेम एलिमेंट के आइसोटॉप है, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो आइसोटॉप्स की कंडीशन है बेटा, आइसोटॉप्स, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इधर ये ए इधर ये जेड, तो ये टॉप है ना, तो टॉप वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पर क्या गजब चीज है, आइसो का मतलब नॉर्मली क्या होता है, आइसो का मतलब सेम होता है बेटा, टॉप का मतलब जो टॉप पे लिखा हुआ, ऐसे मैं कर सकती हूँ, बट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका उल्टा हो कि जो ऊपर वाला टॉप वाला होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि आइसोटॉप्स के अंदर मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब सेम एलिमेंट के ही आइसोटॉप्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप है, कार्बन के ही आइसोटॉप है, सो दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बच्चे। तो आपको अगर आइसोटॉप्स की कंडीशन मिल जाए, जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनकी अगर कंडीशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे कि ये क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास आइसोटॉप्स है। क्यों है, क्योंकि मैम सभी का जो मास नंबर है, मास नंबर जो कि दे रखा है यहाँ पर 12, 13 एंड 14, ये डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं इधर इनके जेड के एटॉमिक नंबर की बात करूंगी तो वो 6 रहने वाला है हर एक केस में। तो दीज आर आइसोटॉप्स। अब बात करते हैं आइसोबार्स की बच्चे। आइसोबार्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम होगा दैट विल बी कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे, इन कंडीशन में आप सभी में देख सकते हैं यहाँ पर मास नंबर इज सेम बट जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हो बेटा दैट इज डिफरेंट, यानी कि अगर ऐसे करें एक्स ए जेड, तो यहाँ पर जो ए है बच्चे वो सेम है, मास नंबर सेम है, और जो जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चे, डिफरेंट, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोबार। अब कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि आइसोडाइफर्स हैं बच्चे, या फिर आइसोटोन कहें, आइसोस्टर्स कहें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहें, तो इनका क्या मतलब है ये देखिए जरा। आइसोडाइफर्स के अंदर प्रोटॉन्स, क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस, एंड न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस, न्यूट्रॉन्स डिफरेंस इज सेम। जिन एटम्स के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होता है बेटा, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन्स यानी कि n इज इक्वल टू मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, तो मास नंबर में से मैंने प्रोटॉन घटा दिया तो आपका क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आ चुका है। नाउ द थिंग इज कि अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसको a माइनस जेड लिखा जा सकता है।
और मैंने क्या बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, व्हाटएवर। तो यहाँ पर जेड, इसको उल्टा लिख देते ताकि नेगेटिव साइन की दिक्कत ना हो। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस तो n माइनस पी, इसका मतलब a माइनस जेड, फिर प्रोटॉन की जगह फिर से जेड लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू a माइनस टू जेड। यानी कि जिनके लिए a माइनस टू जेड की वैल्यू सेम होगी उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स बोलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोन्स बच्चे। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन के अंदर जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, जिन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है यानी कि a माइनस जेड की वैल्यू सेम है, उनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए एंड उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। यानी कि आइसोस्टर्स बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं N2O एंड CO2, ठीक है, तो यहां पर 3 एटम है और इधर भी 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सो वी हैव 3 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट मींस पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, 7 दूनी 14, 14, और यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 22। कार्बन में कितने होते हैं बच्चे, 6, और यहाँ पर इसमें 8, 8, 16, 6, 22, दोनों के अंदर ही 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोस्टर्स। नाउ लास्ट वन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बच्चे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज शुड बी सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है बच्चे, ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कैल्शियम +2 और आर्गन, ठीक है, या फिर K+, ये सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन है सबके अंदर, दैट मींस दिस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक मॉडल की कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए जिन्होंने ये बताया हम लोगों को कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उस एटम के अंदर अरेंज्ड हैं, अरेंजमेंट उनकी कैसी है। तो मैंने आपको बताया जे थॉमसन मॉडल बच्चे, ठीक है। उसके बाद हमारा रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल ने कुछ इस तरीके का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर ये ZNS स्क्रीन लगवाई थी इसने, यहाँ से हमारे पास इस एमिटर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहा था जो कि इस गोल्ड फॉइल पे लग रहा था। गोल्ड फॉइल वाज वेरी 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 थिन बेटा। तो यहाँ पर जब ये बम्बार्ड करवाए गए, ठीक है, तो इधर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई। ZNS स्क्रीन का मतलब क्या है बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फॉल करेगा, इसके ऊपर गिरेगा, तो वो एक चमक शो करेगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि किधर किधर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इन सब चीजों से क्या क्या ऑब्जर्व किया ये आपको पता है बच्चे। क्या क्या ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास उस एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी। अगर हम आपसे बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आपका, मैंने आपको बताया एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आप यहाँ इस न्यूक्लियस के, मान लो मैं सेंटर हूं, ठीक है, तो मेरे को सेंटर मान के आप पूरा 5 किलोमीटर का अगर एरिया ड्रॉ कर दो बेटा, सर्कल ड्रॉ कर देते हो, तो इतना बड़ा आपका एटम होता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एटम तो बहुत छोटा सा होता है, ये चीज हमें पता है। और उस एटम के अंदर भी मेरा जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है कि उस सेंटर से आप न्यूक्लियस से करीबन 5 किलोमीटर की रेडियस ड्रॉ कर दो, तो ये आपका सेंटर का एरिया बनता है बच्चे, पूरा जितना कवर्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम एटम इतना छोटा समझते हैं तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये सब चीजों का ज्ञात हुआ बच्चे। कैसे पता चला कि यहाँ जब बीटा पार्टिकल्स गए हैं तो मैक्सिमम हमारा सीधा ट्रैवल होते हुए चला गया बेटा। क्यों ट्रैवल होता हुआ चला गया, जितने बीटा पार्टिकल्स थे वो सब आगे की तरफ निकल गए मैक्सिमम। क्यों निकल गए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्पेस वाज एम्प्टी। उस एटम के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस है बेटा वो क्या है, खाली, ठीक है। फिर आपने देखा कि कुछ एक थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ जो बिल्कुल सेंटर में गए थे वो वापस 180 डिग्री पे आ गए थे, जिन्होंने ये चीज रिप्रेजेंट की थी कि बीच में कुछ ना कुछ सेंटर, पूरे एटम का मास जो है वो सेंटर में रिसाइड करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ है जो कि सेंटर में है, जिसको फिर रदरफोर्ड ने नाम किसका दिया था, न्यूक्लियस का दिया था।
ठीक है। तो हमारे रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बोला था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, मान भी ली थी हम सब लोगों ने कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हमारा जैसे सन बीच में है और प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम वैसे ही न्यूक्लियस बीच में होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को उनकी बात समझ नहीं आई, कुछ लोगों ने उनका कॉन्ट्राडिक्शन किया। मैक्सवेल जैसे, ये भी एक साइंटिस्ट थे जो उस टाइम पर दूसरी वाली थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इधर आप कह रहे हो कि जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक बात बताइए जनाब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये प्रोटॉन क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए और ये यहाँ पर अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा, हमारे जो मैक्सवेल थे बच्चे, उन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, यहां पर चार्ज पार्टिकल क्या है अपने इस सिस्टम में, फिलहाल इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, रिवॉल्व करता है, चलता है बेटा, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है उस टाइम पर वो पार्टिकल रेडिएशंस को एमिट करता है। क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जो वो चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा आप बता रहे हैं। रदरफोर्ड से और मैक्सवेल की सवाल जवाबी चल रही थी बेटा, तो वहां पर मैक्सवेल ये सब उनसे बातें कर रहे हैं कि देखो भाई साहब बात ऐसी है, आप कह तो रहे हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ना, तो उसकी एक्सेलरेशन की वजह से वो चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस को एमिट करेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी को एमिट होना चाहिए। यानी कि अगर ये ऐसे घूम रहा है, बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा है, तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कम करते 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 स्पाइरल तौर पर यहाँ पर गिर जाना चाहिए था, यानी कि एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए था। बात भी सही है, एटम्स तो एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं, तभी तो हम जिंदा खड़े हैं यहाँ पर, तभी तो ये इतनी सारी चीजें बनी हुई है। लेकिन क्या हुआ ना, इन भाई साहब का थोड़ा सा उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया, ये इस चीज का जवाब नहीं दे पाए, कि यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन एटम एनर्जी एमिट क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वो एनर्जी एमिट क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर एमिट करेगा तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सब है। तो ये रीजन नहीं मिला, इसकी वजह नहीं मिली कि क्यों एनर्जी एमिट नहीं करता है। तो यहाँ पर फिर इन भाई साहब को फ्लॉप होना पड़ा, किनको, रदरफोर्ड को। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक मॉडल आया, बोहर एटॉमिक मॉडल, नेल्स बोर ने दिया था 1912 के अंदर। बोहर एटॉमिक मॉडल को बहुत हद तक सही माना जाने लगा था, मतलब ऐसा हो गया था कि बोहर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, वो दोनों से उसने अपने कॉन्सेप्ट उठाए। ये जो हमारा बोहर मॉडल, नेल्स बोर थे ना, बहुत शाणे थे, बहुत ही टेढ़े किस्म के इंसान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीजों को बैठ के ऑब्जर्व किया। ऐसा होता ना कि दो भाई लड़ रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छा ऐसा। तो नेल्स बोर ने डिट्टो यही चीज की, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजों को जो उस टाइम पे हो रही थी उनको ऑब्जर्व किया, और वहां ऑब्जर्व करके जो उनको फील हुआ ना, वो सारा का सारा उन्होंने एज अ पोस्टुलेट बता दिया। उन्होंने ऐसा सीधा बोल के बताया, मतलब कुछ प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ तो ऑलरेडी है हमारे सामने, कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, उन्हीं चीजों को बोल दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, बिना वजह दिए। वजह क्या थी, देखो तुम्हारे सामने हो रहा है। तो पोस्टुलेट्स की फॉर्म में बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल बता दिया बच्चे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें दो चीजें देखनी होंगी। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले जो है हमारा जो लाइट था वो वेव नेचर फेमस था उसका, कि जो लाइट है वो वेव नेचर में ट्रेवल करती है। आपने फिजिक्स के अंदर फिनोमिनन पढ़े होंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। उस टाइम पर जो ये फिनोमिनन थे बच्चे, ये इनके अंदर लाइट को एज अ वेव नेचर पढ़ा गया, ठीक है। बाद में कुछ ऐसे फिनोमिनन सामने आए जिसके अंदर लाइट का
कौन सा नेचर दिखाया गया, पार्टिकल नेचर दिखाया गया। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की, लाइट एक ऐसी वजह है जिसकी वजह जो कि हमें बोर मॉडल से पहले पढ़नी चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उस टाइम तक मतलब रदरफोर्ड ने जब ये हमारे सामने एक्सपेरिमेंट रखा था ना, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, उस टाइम पर भी कुछ स्पेक्ट्राज, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्राज को स्टडी किया जाने लगा था, मतलब कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देने लगी थी एक्सपेरिमेंट्स में। उनका जवाब भी रदरफोर्ड के पास नहीं था कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आ रही है। तो इन दोनों चीजों को नील्स बोर ने अच्छे से ऑब्जर्व किया और फिर अपना मॉडल दे दिया बेटा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यूअल बिहेवियर की लाइट की, कि स्टार्टिंग में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे जो फिनोमिनन होते थे बच्चे, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती थी वो वेव नेचर शो करते थे कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। वेव एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, किसकी वजह से, डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। इस तरीके से वेव नहीं चलती, यानी कि पार्टिकल्स इस तरीके से ट्रैवल नहीं करते हैं बेटा। उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर वेव की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सबको याद होनी चाहिए बेटा एक ऑर्डर से। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो रेडियो वेव सबसे पहले आएगी, रेडियो, उसके बाद फिर माइक्रो आएगी बच्चे, फिर IR आएगी, फिर यहाँ पर विजिबल आएगी, उसके बाद यहाँ पर UV आएगी, देन एक्सरे आएगी, उसके बाद गामा रेज या फिर आप कह लीजिए कॉस्मिक रेज, ठीक है। इधर जब जाते हैं हम लोग, इधर से इधर जब जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है और लैम्डा वेवलेंथ डिक्रीज करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिन्होंने हमें इनका पार्टिकल नेचर डिफाइन करके दिया, किसका, लाइट का। मैंने आपको अभी क्या बताया, पुराने जमाने में जब भी जो भी फिनोमिनन पढ़े गए थे वो सारे के सारे किस बेसिस पर पढ़े जा रहे थे, वो पढ़े गए थे लाइट के वेव नेचर की वजह से। फिर हमारे मैक्सवेल एंड प्लैंक्स आए बच्चे, जिन्होंने एक अलग से थ्योरी दी, उन्होंने एनर्जी का क्वांटाइजेशन समझाया। उन्होंने हमें बताया कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल नहीं करती है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करती है। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ठीक है, तो एक एनर्जी चली गई, दूसरी 2 नंबर वाली एनर्जी चली गई, 1 और 2 के बीच वाली नहीं गई, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस होती तो 1 1.1 1.2 सब एनर्जी ट्रैवल कर रही होती, बट वो डिसकंटिन्यूअस है तो जितने की जरूरत होती है बेटा पर्टिकुलर, उतनी ही एनर्जी ट्रैवल करती है। इस चीज को कैसे समझोगे, देखो बेटा यहां पर कैसे समझेंगे हम, पहले तक हम केवल वेव नेचर को पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी ट्रैवल कर रही थी। अब इसको प्रॉपर दिखाया गया है कि जैसे टॉर्च से जो लाइट आ रही है, इसके अंदर जो ये लाइट रेडिएशंस है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये पार्टिकल नेचर शो कर रही है, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी। इसको इस तरीके से हम एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं हूं। यहाँ पर अपना गार्डन है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, मेरे हाथ में क्या है, पाइप है, जिससे मैं क्या कर रही हूँ, वाटरिंग कर रही हूँ, गार्डन में पानी दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को एकदम से शरारत सूझी कि अरे वाह बच्चे, तो मैंने फटाफट तुम पे पानी फेंकना शुरू कर दिया। ये क्या है, दिस इज योर कंटिन्यूअस फ्लो। क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअस फ्लो, जो पुराने जमाने में पुराने फिनोमिनन में देखा गया था, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, जहां पर कंटिन्यूअस लाइट का फ्लो, एनर्जी का फ्लो देखा गया। अब यहाँ पर ये तुम खड़े हो, तुम्हारा दिमाग सटक गया, तुम कह रहे क्लास में तो मैडम दुखी करती हैं पढ़ा पढ़ा के, अब यहाँ पर पानी फेंक रही है, मतलब फिर तो इन्हीं की चलेगी, ये तो दिक्कत हो गई। फिर जैसे जैसे मैं पानी फेंक रही हूँ ना, तुम धीरे धीरे हल्के हल्के पैरों से क्या कर रहे हो, जो गार्डन के अंदर छोटे छोटे पत्थर पड़े ना बेटा, उन पत्थरों को बटोर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारा पेशेंस खत्म हो चुका है, तुमने एकदम से क्या किया कि मैम देखो बहुत हो गया है, अब तुम धीरे धीरे मेरे पे क्या कर रहे हो बेटा, पत्थर फेंक रहे हो, ऐसे एक पत्थर फेंका, फिर एक पत्थर फेंका, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। मतलब तुमने पानी का बदला किससे ले लिया, पत्थर से ले लिया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी बच्चे, उन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे, कितनी एनर्जी ट्रैवल हो रही है, एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या होता है, C बाई लैम्डा, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा बच्चे। ये आपका मैक्स
सॉरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब वो कौन से इफेक्ट थे जिनकी वजह से हमें ऐसा हुआ कि हाँ यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, इसका एविडेंस देखेंगे हम कि ये अब ऐसा थोड़ी है ये भाई साहब बोल देंगे और हम मान लेंगे, हम पागल थोड़ी है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। एविडेंस चाहिए होता है, हर चीज का सबूत चाहिए होता है, अदालत को सबूत चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर प्लैंक्स ने जो चीज बताई कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है, उसका एविडेंस देखा गया था, दिखाया गया था, जो कि मैं आपको अभी क्लास में दिखाऊंगी बच्चे। तो यहाँ पर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो फिनोमिनन होते थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे, वो सारे के सारे लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे होते थे। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी इफेक्ट, ये सब देखा गया, वो पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हुआ। ऐसा हुआ क्या, देखिए बच्चे, यहाँ पर जब भी लाइट ऐसा यहाँ से लाइट आई, मतलब एनर्जी आई इधर से, ठीक है, ये एनर्जी इधर गिरी बेटा, ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर। मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी रहती है। अब इस मेटल सरफेस के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, यहां पर एनर्जी तो सारे तरीके की निकल रही है, एनर्जी तो सारे तरीके की निकल रही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है, वो एनर्जी अगर इसको मिल गई तो ये यहां सरफेस से निकल के ट्रैवल करने लग जाएगा। इसको बोलते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि हमने रेडिएशन दी, हमने एनर्जी दी बेटा। सोलर सेल्स पढ़ा है ना तुम लोगों ने, सोलर प्लेट्स के बारे में सुना होगा कि सूरज की किरणों से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर फॉल करता है। अब उस लाइट में से, उस एनर्जी में से जो पर्टिकुलर एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकती है सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एक्साइट होते हैं, उनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और फिर लाइट आती है बेटा। सेम वो फिनोमिनन कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो होता क्या बच्चे, मेटल, हर एक मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है एच न्यू नॉट, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी तो तुम्हें देनी ही देनी पड़ेगी उस मेटल सरफेस को, इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से निकालने के लिए। अगर तुम इतनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, इससे कम एनर्जी चाहे कितनी भी दी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां से जैकुलेट नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब बात यह आती है कि मैम ये मेटल सरफेस था, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे दिखाई दे रहे, यहां से एक इंसिडेंट लाइट आई एच न्यू, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एच न्यू है इट इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, यानी कि दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का काम क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे निकालना, चलो निकाल दिया, लेकिन तुमने तो एनर्जी इससे ज्यादा दे दी ना, तो वो ज्यादा वाली एनर्जी है वो कहाँ गई बेटा, ज्यादा वाली एनर्जी कहाँ गई मैम, जितनी चाहिए थी थ्रेशोल्ड वाली, उससे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया। अब बाद में जो तुमने एक्स्ट्रा दी है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब पहले एच न्यू दी है, एच न्यू नॉट तो उसको निकालने के लिए यूज हो गई, इसकी जो बची हुई एनर्जी वो कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के मोशन कराने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन भी कहते हैं बच्चे, ठीक है, क्लियर है। डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, ये आपका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो मैंने आपको बताया बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ, वो क्या था, ध्यान से देखो, समझना जरा इस चीज को। यहां पर मेरे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहां से लाइट आई, बीच में प्रिज्म रखा, ध्यान से समझना, बीच में प्रिज्म, इधर से लाइट गई है, तो ये एक स्पेक्ट्रा के अंदर टूट गई, इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कि लाइट यहां से सोर्स से आई, मैंने प्रिज्म से पास करवा दी, तो यहां से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बन गया कुछ इस तरीके से, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कलर में कलर मर्ज होते हुए जा रहा है। फिर मैंने क्या किया, दूसरी चीज देखो, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट था एस, ठीक है, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट निकल रही है, एनर्जी आ रही है, बीच में मैंने क्या किया बच्चे, ये क्लाउड ऑफ
एटम्स ले लिया, क्लाउड ऑफ एटम्स। अब ये जब एनर्जी यहां पर जा रही है, आगे भी जाएगी बेटा, ठीक है। फिर मैंने इधर प्रिज्म रखा, अब यहां से जब ये निकली है तो मेरा जो स्पेक्ट्रा आया वो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ डार्क बैंड मेरे को दिखाई दिए। ये क्या है बेटा, हमारे डार्क बैंड्स हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये है कि यहां पर जब मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, केवल सोर्स ऑफ लाइट से प्रिज्म डाला, बीच में स्पेक्ट्रा देखा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था, एक कलर में एक कलर मर्ज होते हुए साफ दिखाई दे रहा था। बट बात कुछ ऐसी हुई कि यहां पर जैसे मैंने बीच में क्लस्टर ऑफ एटम रख दिया तो बीच में कुछ डार्क बैंड आ गए। ये डार्क बैंड किसकी वजह से है, यानी कि यहां से जो कलर था वो गायब हो गया। वो किसकी वजह से, वो इस वजह से है कि मैम जो ये क्लस्टर ऑफ एटम्स यहाँ पर थे ना, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर सकते थे उन वेवलेंथ को यहीं पर रख लिया और बाकी आगे चला गया। तो जो आगे चला गया उसका स्पेक्ट्रा दिख गया। अब जो इसने यहाँ पर रख लिया उसकी वजह से ये एटम किस में चले गए बेटा, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, कि इन एटम्स ने थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ये अपने आप को राजा महाराजा समझने लग गए कि अभी अभी तो मेरी बुआ मेरे को 500 रुपए दे के गई है, अभी तो अपन अंबानी है ना। तो वैसी स्टेट हो गई इन एटम्स के। फिर हुआ क्या, ध्यान से देखो। अब तुमने 500 रुपए ले तो लिए, अंबानी भी तुम बन गए, लेकिन अंबानी के पास दिमाग है ना, उसे पता है कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है। अपने पास तो दिमाग है नहीं। 500 रुपए आते ही अपन तो क्या हो गए, बावले हो गए। अपन ने वो 500 रुपए उड़ाने रखना ही नहीं अपने पास। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने नहीं तुमने, मुझे पता है मेरे को 500 रुपए बचा के रखने हैं ना, कल को काम आएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुमने पार्टी रख ली, बर्गर वर्गर खा लिया अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए आपके खत्म हो गए। अब जैसे ही खत्म हो गए 500 रुपए, तो क्या आप एक्साइटेड स्टेट में बने रहोगे, बिल्कुल भी नहीं बने रहोगे। आप वापस किधर आओगे बेटा, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जो एटम्स इधर एक्साइट हुए थे वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे बेटा। जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इधर से लाइट को एमिट करेंगे, एमिटेड लाइट, क्या करेंगे, एमिटेड लाइट। अब यहाँ जो एमिट होके आएगी ना लाइट, उसके आगे जब प्रिज्म लगाओगे बेटा आप, तो आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यही वाली जो वेवलेंथ थी वो इसने अब्सॉर्ब कर ली थी, बाद में वही रिलीज करिए, वही एमिट करिए, देख लो एज इट इज। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। कि भाई साहब इसका मतलब जरा सा भी ये नहीं है कि हमारी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। बीच की अगर कोई चीज मेरे को पसंद आ गई ना तो मैं रख भी सकती हूँ, वो रह भी सकती है अपने आप से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी जो ट्रैवल करती है बेटा वो पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में करती है, यानी कि मुझे ये वाली वेवलेंथ, यहाँ पर जो वेवलेंथ थी ना, इस वाली वेवलेंथ की एनर्जी रखनी थी, इन एटम्स को रख ली। यहाँ वाली वेवलेंथ की एनर्जी रखनी थी, यहाँ पर इन एटम्स को इन्होंने रख ली। तो दिस इज द एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब बात करते हैं दूसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा सबसे पहले पढ़ा था, जो कि आसान पड़ता है। हाइड्रोजन है ही ऐसा तुच्छ एटम बोल लो या फिर बहुत यूनिक एटम बोल लो कि सबसे पहले इसी की स्टडी की जाती है। देखो बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर तुम्हें पता है, अगर मैं बताऊं, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं कि इन्फिनिटी पे चला गया, यानी कि तुमने बाहर से एनर्जी दी और उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे लेके चले गए, ठीक है, या फिर 5वें लेवल पे या 6ठे लेवल पे या 7वें लेवल पे, इस तरीके से ऊपर वाले लेवल्स पे लेके चले गए। यहाँ पर था तुम्हारा n = 1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन था। अब इसको तुम जबरदस्ती किसी और लेवल पे n = 5 पे लेके चले गए। अब ये यहाँ पे स्टेबल थोड़ी रहेगा। तुमने इसको 500 रुपए दे के अपने पास बुला तो लिया, लेकिन वही बात है, इसको पता तो नहीं है 500 रुपए यूज कैसे करने हैं। जैसे ही 500 खत्म हो जाएंगे ये तुरंत एनर्जी को एमिट करता हुआ अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। सो ड्यू टू दिस एमिशन ऑफ द एनर्जी ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिखाई देती हैं बेटा, ठीक है। और इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस की अलग अलग तरीके से स्टडी की गई। देखो एन इन्फिनिटी हो या फिर एन कोई भी लेवल हो, यानी कि हाइयर एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है बेटा। ये बात तो आपको पता है ना कि यहाँ पर फर्स्ट लेवल के अंदर जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कैसे होते बता देंगे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो बेटा, इन्फिनिटी तक जा रहे हो ना, तो एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यानी कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है
तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने का मतलब क्या है, एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हुई होगी, यानी कि नेगेटिव में एनर्जी। और जब कोई भी इंटरेक्शन नहीं है बेटा, इन्फिनिटी पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसकी पहुंच से दूर है, तो वहां पर जीरो होगी। तो यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू जीरो पर है या फिर किसी भी एनर्जी लेवल पर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड लेवल n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है फ्रॉम एनी लेवल, चाहे वो सेकंड लेवल से आ रहा है, चाहे वो थर्ड से आ रहा है, चाहे फोर्थ से, चाहे फिफ्थ से, चाहे इन्फिनिटी से, कौन सी सीरीज बोलेंगे बेटा, इस पर्टिकुलर सीरीज को नाम दे दिया लाइमन सीरीज। कौन सा, लाइमन सीरीज, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एनर्जी रिलीज करते हुए अगर ग्राउंड लेवल n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज में बिलोंग करेगा। और लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है बेटा वो यूवी रीजन के अंदर आती है। कौन से रीजन में, यूवी रीजन में। नाउ अगेन सी, कहीं से भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करते हुए अगर सेकंड लेवल पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलेंगे। और बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में लाई करते हैं, विजिबल रीजन। केवल अकेली एक सीरीज जिसके अंदर हमारी जो वेवलेंथ की रेंज है वो किस में लाई करती है, विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है बेटा। बाद में आगे देख लो, n इज इक्वल टू 3 पे अगर कहीं आके गिर रहा है तो पास्चन सीरीज बोलेंगे बेटा। कहीं ऊपर से किसी भी लेवल से अगर फोर्थ लेवल पे आके बोल रहा है तो ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे, और इसको फंड बोलेंगे, और आगे वाले को हमफरे बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा लाइन किसको बोलेंगे, अल्फा लाइन या फिर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन जिसमें n2 माइनस n1 बराबर 1 होता है बेटा, ठीक है। ये आपकी हाइयर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, दैट इज इक्वल टू 1। तो हाइयर और लोअर में अगर उनका सब्ट्रैक्शन बराबर 1 आता है तो वो कौन सी अल्फा लाइन होगी। जैसे अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करती हूँ, अगर मैं बाल्मर के लिए बात करती हूँ बेटा, तो बाल्मर के अंदर n1 कितना है, 2 है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल सेकंड है ना, बाल्मर के लिए सेकंड है बेटा। तो यहाँ पर n2 इज इक्वल टू, ये -1 उधर, n1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। इनकी अल्फा लाइन कौन सी होगी, अल्फा लाइन ये वाली होगी बेटा, थर्ड से सेकंड के ऊपर जाना इज कॉल्ड अल्फा लाइन। यहाँ पर फोर्थ से इधर सेकंड पे आना बीटा, इधर फिर फिफ्थ से सेकंड पे आना गामा, और सिक्स्थ से सेकंड पे आना डेल्टा, ठीक है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, n2 इज इक्वल टू 1 + n1, n2 इज इक्वल टू 2 + n1, n3 इज इक्वल टू 3 + n1, और n4 इज इक्वल टू 4 + n1। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन, ये हो गई आपकी बीटा लाइन, ये आपकी गामा लाइन बेटा, और इधर आपकी हो गई डेल्टा लाइन, ठीक है। किसकी, स्पेक्ट्रल लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो आपको बेटा देखो ध्यान होना चाहिए, पहली बात तो सारे सीरीज के नाम याद होने चाहिए कि लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, यहाँ पर ब्रैकेट है, फंड और हमफ्रे है। उन सभी की जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ग्राउंड लेवल n1 n2 n3 व्हाटएवर, वो सब आपको पता होना चाहिए कि लाइमन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा कहाँ पे, n1 पे। पास्चन के अंदर अगर तुम बात करोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन आए कहीं से भी किसी भी एनर्जी लेवल पे, लेकिन आएगा कहाँ पे, थर्ड वाले पे। उनकी जो रेंज है बेटा, स्पेक्ट्रल रीजन की रेंज, वो आपको पता होनी चाहिए कि लाइमन यूवी के अंदर लाई करता है, बाल्मर अकेला विजिबल के अंदर, बाकी जो तीनों चारों बेटा वो IR रीजन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा वेवलेंथ की, वेवलेंथ ड्यूरिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा उसके अंदर अगर वेवलेंथ मुझे निकालनी तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडबर्ग फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ, जिसको हम न्यू बार बोलते हैं वेव नंबर, दैट इज इक्वल टू बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 आपके लोवेस्ट एनर्जी लेवल है बेटा, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं RH की, तो 109600 पर सेंटीमीटर आपकी R की वैल्यू लिख सकते हैं आप। और Z क्या है आपका बेटा, एटॉमिक नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/λ की वैल्यू आ जाएगी, कौन सी यूनिट में, सेंटीमीटर यूनिट में बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स में इसको बहुत यूज करेंगे बेटा। अब बात कर लेते हैं बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स की। मैंने आपको क्या कहा था कि बोर मॉडल दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला उसने ये बताया कि हमारे लाइट का जो है वो ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल भी वेव नेचर पे,
ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है, और फिर दूसरा स्पेक्ट्रा के ऊपर बेस्ड है। इन भाई साहब ने कुछ खास नहीं किया बेटा, उन्होंने केवल और केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया। उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो उसको चीजें समझ आई वो अपने पोस्टुलेट्स, अपने सिद्धांतों के तौर पर उसने सामने रख दी कि ऐसे ऐसे पोस्टुलेट्स हैं एटॉमिक मॉडल के। पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये चीज रदरफोर्ड ने भी बता दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। लेकिन बोहर मॉडल ने क्या स्पेसिफिक चीज बताई कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स की फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मतलब अगर मैं पहले शेल के अंदर, पहले ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही हूँ तो उस ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है, दूसरे वाले एनर्जी की, दूसरे वाला जो एनर्जी लेवल है, जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी फिक्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वो यही था बेटा, जो ऑर्बिट से जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये फिक्स्ड एनर्जीज के होते हैं। इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है, और इसकी कुछ एनर्जी। बाद में देखिए दूसरा इसने क्या बताया, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरा सेकंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। इसने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ लेके जाना चाहता हूं, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो यहां आना चाहता है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा कि उसका मन किया और आ गया, ठीक है। वहां पर क्या होना चाहिए, जो डेल्टा ई की वैल्यू है, यानी कि जो E2 माइनस E1 की जो वैल्यू होगी ना बेटा, उतनी अगर एनर्जी तुम इसको दोगे, ध्यान से समझिएगा, E2 इस सेल की कोई ना कोई एनर्जी है, E1 की भी कोई ना कोई एनर्जी है, फर्स्ट शेल की भी कोई ना कोई एनर्जी है। अगर तुम उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी इसको दोगे तो ये यहां से यहां आएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके यहां जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इन दोनों एनर्जी गैप्स की, इन दोनों शेल्स के एनर्जी गैप के बराबर जो एनर्जी होगी ना, उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी बेटा। ड्यूरिंग एक्साइटेशन और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल एब्सॉर्ब और एमिट द अमाउंट ऑफ एनर्जीज विच इज द डिफरेंस ऑफ द टू सेल्स, जहां पर ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होना है बेटा, ठीक है। बोहर मॉडल ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना तो वो फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक शेल से निकल के, एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट पे जाना है ना, तो जितना उन दोनों के बीच में गैप है उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, या फिर अपनी उस बाहर वाले हायर एनर्जी लेवल वाले जगह को छोड़ के अंदर आएगा ना तो उतनी ही एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। दैट फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गैप बेटा जी, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब होता है, जिस ऑर्बिट के अंदर वो मूव कर रहा है बेटा, ठीक है। एक तो नॉर्मली सर्कुलर मोशन हो गया, दूसरा अगर मैं टेंजेंशियली भी उसका इफेक्ट देखूं तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे इलेक्ट्रॉन का दैट इज mvr, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दी h अपॉन 2 पाई। जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल, क्या है बेटा, ये इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई वैल्यू। h अपॉन 2 पाई की जगह पर आपको कभी कभार h कट भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, ठीक है, h कट, इसको h क्रॉस बोलते हैं। This is the angular momentum of that electron in that particular shell or the orbit बेटा। पहले सेल में तो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई, दूसरे में है तो 2h अपॉन 2 पाई यानी कि h अपॉन पाई, तीसरे में तो 3h अपॉन 2 पाई, फोर्थ में है तो 4h अपॉन 2 पाई। इस तरीके से उसका एंगुलर मोमेंटम निकलेगा फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये था इसका थर्ड पोस्टुलेट। उसके बाद बात कर लेते हैं रेडियस की बेटा, ठीक है। तुम्हें डेरिवेशंस वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको बस रेडियस याद करनी है। जो इसकी रेडियस कैलकुलेट हुई वो ऐसा, ये कुछ फॉर्मूला बना बच्चे। तो हमारे पास हमें इसकी वैल्यू पता रहती है, इसकी पता रहती है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी भी पता है। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट की तो आंसर क्या निकला, रेडियस ऑफ n इज एनी ऑर्बिट 0.529 इंटू में n स्क्वायर बाई जेड ऑंगस्ट्रॉम। n क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ दिस शेल, z क्या है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, 4 हाइड्रोजन एटम, तो 0.529 इंटू में n स्क्वायर, z क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस आ गई। फर्स्ट शेल में है n इज इक्वल टू 1 है तो 0.529, यानी कि हाइड्रोजन के लिए 4h एटम, 4
H atom radius of first shell is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम बेटा। इसको अपन ए नोट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार। फिर बात करते हैं वेलोसिटी की। बेटा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी शेल के लिए वो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की स्पीड मीटर पर सेकेंड में होती है, तो 2.18 इंटू 10⁻6 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द नंबर ऑफ द शेल। कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी शेल के अंदर होगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड जो है वो कम होती जाएगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखिए। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया बेटा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जिससे आपकी एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी, जूल के अंदर आएगी बच्चे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके। नाउ एनर्जी का एक और भी फॉर्मूला होता है बेटा जूल के अंदर, 12400 बटे लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया गया हो तब आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहां पर अब बात कर लेते हैं बोर मॉडल की। किनके बारे में, कमियों के बारे में। जो बोर मॉडल होता है बेटा वो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे लिथियम प्लस हो गया, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें बोरॉन प्लस लिथियम +2 हो गया बेटा, या फिर बेरिलियम +3 हो गया, जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ही स्पेक्ट्राज को आसानी से पढ़ा जा सकता है। जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब तो हमारे पास बहुत ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिनके अंदर हम उन कॉम्प्लेक्सेस के भी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा पढ़ लेते हैं, बट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बोर मॉडल के जमाने की, कि उस टाइम पे बोर मॉडल की जब स्टडी की गई थी तो वो केवल और केवल हाइड्रोजन की चीजों पे ही एप्लीकेबल था। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ना एप्लीकेबल हो, इसने कौन सा अपनी मेहनत करी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को पढ़ा, पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया, उसी के पोस्टुलेट लिखे। जब ऑब्जर्व ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा करा है तो वो एप्लीकेबल भी हाइड्रोजन के ऊपर ही होगा, ऐसे थोड़ी ना किसी पे हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आगे बात समझ में, इसकी लिमिटेशन। चलिए यहाँ पर बेटा बता दिया इसके बारे में मैंने आपको। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपका mv² है। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो कूलाम्बिक इंटरेक्शन है, जो आपका कूलाम्बिक इंटरेक्शन है बेटा, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, यानी कि हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैम Z² सॉरी यहां पर हम बोलेंगे बेटा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv² डिवाइडेड बाई r, इट इज इक्वल टू ZE² बाई r²। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इधर mr² से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी mr² से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क थोड़ी आया बेटा, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, दैट मीन सेम ही बात है। अब देखो यहाँ ये वाले r से ये वाला r कैंसिल, ये वाले r से ये वाला r कैंसिल, इधर ये m² हो गया, r² हो गया, v² हो गया, तो mvr का स्क्वायर कर दूं, इट इज इक्वल टू z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो mvr जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत ही आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे नीट में पूछे जाते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0, जो हमारा हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट है उसकी रेडियस दी गई है बेटा a0, और रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Be+3 आयन की निकालनी है। देखिए जरा यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ सेकंड एटम, कितने कौन सा फॉर्मूला होता है, 0.529 n² बाई जेड बेटा, डिवाइडेड बाय 0.529 इंटू n² बाई जेड, यहाँ पर ये r3 हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पर 2 की वैल्यू रखी जाएगी, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ये इससे कट जाएगा, तो r2 बाई r3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 4 बटे हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है,
डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 3 9, और जेड कितना होगा बेटा बेरिलियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 बेटा, तो यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/1 इंटू करेंगे तो 4/9, ये 16/9 बच्चे। तो यहाँ पर R3 पूछा गया तो R3 इज इक्वल टू 9/16 R2। तो यहाँ पर R2 कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू कितनी है A0 है, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 A0। आ रही है ना समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कंपेयर करना था बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करके। तो बहुत बेसिक चीजें आती हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बहुत टिपिकल नहीं आते, इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ द लोवेस्ट एनर्जी एक्स रेज हैव लैम्डा इज इक्वल टू दिस, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, द मिनिमम डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई बिटवीन टू बोर ऑर्बिट व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वुड कॉरेस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ एन एक्स रे एट व्हाट मिनिमम जेड, जेड की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल्टा ई जो एनर्जी गैप होगा वहां से रेडिएशन रिलीज हो रही होगी बेटा, तो जो लैम्डा दिया गया है वो उस रेडिएशन का दिया गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू हो गई 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 4 गुना 10 की पावर -8 मीटर। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि वो मिनिमम ट्रांजिशन कौन कौन से लेवल्स के बीच में हुआ है बेटा, कौन कौन से लेवल्स के बीच में हुआ है, थर्ड एंड सेकंड के बीच में हुआ है बेटा। यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो किसके बीच में हुआ है, थर्ड और सेकंड के बीच में, सेकंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट। ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट, यानी कि N2 इज इक्वल टू 2 और N1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये चीज गिवन, इसके लिए जेड की वैल्यू निकालनी, बहुत सिंपल सी बात है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या करवाया था मैम ने, RH इंटू में जेड स्क्वायर इंटू में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू में 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू RH की वैल्यू 10 96 100 कर लेंगे बेटा, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट जो जेड की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1.8 समथिंग आएगा जो कि अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स थी, बट पढ़ने के बाद हमें पता चला कि बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। पहले एनर्जी निकलवाई, अब वो एनर्जी आने के बाद हमसे कह रहा है कि वो एनर्जी जिसके लिए भी थी वो एटम कौन सा था, जेड की वैल्यू क्या थी उसके लिए। ठीक है, तो वो हीलियम के लिए थी बेटा। आगे बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है बेटा इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसीज ν1। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है, यानी कि किसकी बात की गई है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, वो ν1 दी गई है एंड ν2 ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। नहीं, ये इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 बेटा। If the maximum kinetic energy of photoelectrons in the two cases are in the ratio of 2:1, then ratio of frequency ν0 is given by। ध्यान से समझो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले मैंने एक ν1 फ्रीक्वेंसी डाली, ठीक है, मेटल सरफेस के ऊपर, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए और कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली। उसके बाद मैंने ν2 फ्रीक्वेंसी डाली जिसकी वजह से जिसकी कुछ ना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो कवर हुई, उसके बाद जो एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली गई। तो दोनों काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो इसने हमको दे दिया है, निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड निकालना है, निकाल लेते हैं मैम। देखिए अगर हम बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की, तो वो क्या होता है, H न्यू माइनस H न्यू नॉट, जिसको मैं लिख सकती हूँ H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1, यहाँ पर ν1 बेटा, क्योंकि न्यू नॉट तो सेम मेटल है तो ये तो सेम रहने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 की, तो ये सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा बेटा H इंटू ν2 माइनस न्यू नॉट सेकेंड वाले केस में। अब हमने दोनों का रेशियो ले लिया, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो कितना दिया था बेटा, 2:1 दिया था। ठीक है, यहाँ इधर H से H कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ν1 माइनस ν2 डिवाइडेड बाई ν2 माइनस ν0। तो इधर जब इसको सॉल्व किया बच्चे तो 2 से उधर मल्टीप्लाई होगा, 2ν2 माइनस 2ν0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ν1 माइनस ν0।
ये इधर आके सॉल्व होएगा, ये इधर, यानी कि न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा जी, 2 न्यू 2 माइनस में न्यू 1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये देखो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इधर 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1। दिखाने के लिए टिपिकल क्वेश्चंस है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। मुझे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट पता था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन में हिंट मिल गया मेरे को अगला स्टेप कि फॉर्मूला लिखने के बाद भी मुझे क्या करना है, या रेशियो दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इनका रेशियो ही निकालना पड़ेगा, फिर तो आगे सॉल्व भी हो जाना है बेटा। सो क्वेश्चन अपने आप से अच्छे से पढ़ना शुरू करो, उसके बाद ही आप लोग पहुंच पाओगे कि हमें निकालना क्या और कैसे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो ये कितना गजब का क्वेश्चन दिया गया। इसने क्या बोला है, इफ अ डाई एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब एक डाई ने एब्जॉर्ब कर लिया क्या, वेवलेंथ लैम्डा को एब्जॉर्ब किया और फिर री एमिट कर दिया एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसको री एमिट कर दिया दो हिस्सों में, दो अलग अलग रेडिएशन की फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो बराबर होगी ना बेटा एमिटेड के। एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो जितनी तुमने अब्सॉर्ब की है उतनी ही निकलेगी। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा 1 प्लस में HC बाई लैम्डा 2। HC तो कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाएगा। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इफ अ सिंगल हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू इट्स सिक्स्थ ऑर्बिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन पॉसिबल। इस चीज को समझो बेटा, पहले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब हमें निकालनी होती है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते करते किसी भी लेवल पे आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम हायर लेवल टू एनी ग्राउंड लेवल, चाहे N1 है चाहे N2 कोई भी, ठीक है। उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए जरा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये निकालेंगे हम N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये N2 आपका हायर लेवल है और N1 आपका क्या है बेटा, लोअर लेवल, जहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो आया है बेटा। इफ N1 इज इक्वल टू 1, इफ N1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे बेटा N2 माइनस 1 और इधर N2 डिवाइडेड बाई 2। आपका जो फॉर्मूला है बेटा वो ये हो जाएगा। ये कब है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है यहां से यहां तक आते आते, पहले चाहे वो यहां आया हो, जैसे यहां पर मान लो ये देखो ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि 6 से फर्स्ट पर आते आते, 6 से फर्स्ट पे आ रहा है तो पहले 6 से 5 पे आएगा, फिर 5 से 4 पे आएगा, फिर 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे, फिर 2 से 1 पे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 6 से 4 पे आ जाए, फिर 4 से 3 पे आ जाए, फिर 3 से 2 पे आए, फिर 2 से 1 में। मतलब ढेरों स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं बच्चे इनके बीच में, ठीक है। यहां से आते आते बिटवीन में, इनके बीच में बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है, तो उनका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बट अगर मैं फिक्स कर दूं कि मुझे केवल वही स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करनी है जो डायरेक्ट यहां से बेटा, जो यहां की ट्रांजिशन से यहां पर पहुंच रही है, सीधे यहाँ पर, बीच वाली मेरे को नहीं देखनी है, मेरे को केवल ये वाली देखनी है, यहाँ पर कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकता है, पहले यहाँ से यहाँ जाए, फिर ये वाली काउंट हो जाएगी जो डायरेक्ट आए, फिर यहां से आ सकता है बेटा, यहां से आ सकता है और यहां से आ सकता है। तो ध्यान से समझो, अगर तो तुमसे पूछते हो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला बेटा, ठीक है। अगर ग्राउंड लेवल है N1, यहाँ पर तुम्हारा जो N1 है वो 1 है, तो यहाँ पर ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बोलता है कि मेरी यहाँ 6th ऑर्बिट से 7th ऑर्बिट से स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, लेकिन आप केवल काउंट करो ग्राउंड लेवल वाली जो पहले लेवल को डायरेक्ट टच कर रही है, उनके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा N2 माइनस N1 ओनली, N2 माइनस N1 ओनली,
ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स है बेटा, सिंगल हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन जो वो एक्साइट किया हमने सिक्स ऑर्बिट में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन यानी कि अलग अलग लाइन जो कि ग्राउंड लेवल पे आ रही, ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सी आ रही है, अप्लाई दिस फॉर्मूला 6 - 1 इज इक्वल टू, टोटल 5 लाइनें होंगी बेटा, ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। अब हम शुरू करते हैं डीप ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। डी ब्रोगले क्या थे? डी ब्रोगले साइंटिस्ट ने ये बोला था कि अगर लाइट का दो नेचर हो सकता है, पार्टिकल और वेव नेचर, तो मैटर का भी पक्का ड्यूअल नेचर बिहेवियर होगा। मैटर का क्या होगा? ड्यूअल नेचर बिहेवियर होगा। मैटर भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा बच्चे, ऐसा डी ब्रोगले ने हाइपोथेसिस दिया। बाद में जाके वो चीजें प्रूव भी की गई है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर देखो, मैटर लाइट की तरह बिहेव करेगा, ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा, तो उन्होंने एक हमें इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी यहाँ पर क्या है बेटा? मोमेंटम है। पी क्या है? मोमेंटम, जो कि एमवी के बराबर है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन सकती हैं बेटा? यहाँ पर एक ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन सकती है? तो नंबर ऑफ वेव्स इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। ये एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट के अंदर है? कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बेटा? उतनी ही हमारी नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी। यहाँ पर जो लैम्डा होगी बेटा, जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। जो उसकी सर्कमफेरेंस होगी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट लैम्डा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। उन्होंने बोला कि मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करेगा। पहला नेचर कौन सा है बेटा? पहला कि यहाँ पर जैसे लाइट आपका ड्यूअल वेव नेचर शो करती है, वैसे ही ये भी वेव नेचर शो करेंगे, मैटर भी वेव नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बहुत कॉमन सी बात बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि एक टाइम पे तुम या तो पोजीशन बता सकते हो या तो फिर मोमेंटम बता सकते हो, साइमल्टेनियसली दोनों चीज एक साथ नहीं बता सकते हो। इट वॉज एज सिंपल एज यू कैन सी। या तो तुम एक टाइम पे मेरी पोजीशन बता दो, ठीक है, कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, या तो फिर आप मेरी वेलोसिटी बता दो। अगर आप मेरी वेलोसिटी बता रहे हो तो पोजीशन नहीं बताओगे क्योंकि मैं चल रही हूँ, और अगर तुमने मेरी पोजीशन बता दी इसका मतलब मैं इस मोमेंट पे रेस्ट पे थी, यहाँ पर मेरी स्पीड 0 है। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली आप नहीं बता सकते। सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई बेटा, और यहाँ पर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू वी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा एम, तो मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो यहाँ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो दिस इज योर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, जहां पर नीट के एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सो ऑर्बिटल्स क्या हैं? An orbital is a 3D space around the nucleus where maximum probability of finding the electron is present. क्या बोला बच्चे? ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ तुम्हें पता है कि जो एटम का स्पेस है बेटा वो बहुत ज्यादा खाली होता है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एटम के अंदर। इसका मतलब क्या एम्प्टी स्पेस का? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, उसको हमने नाम दिया ऑर्बिटल, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा, उसको हमने क्या बोला? ऑर्बिट बोल दिया या शेल बोल दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि सर्कुलर थोड़ी है, तुम्हारा जो एटम है वो सर्कुलर थोड़ी है, स्फेरिकल है। 3D के अंदर बात हो रही है, तो इसी 3D के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्बिट के अंदर, शेल के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा आधार कार्ड ही काफी है, ठीक है। अगर मेरे पास तुम्हारा आधार कार्ड है, दैट मीन्स आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी बेटा एक सेट होता है, 4 क्वांटम नंबर्स का एक सेट होता है, जस्ट लाइक योर आधार कार्ड। तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुम्हारा आधार कार्ड बताता है, इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ प्रेजेंट है, कितनी एनर्जी है, कितनी रेडियस पे है, कितनी वेलोसिटी है, ये सब बताने के लिए मुझे बस ये 4 क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए।
कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। यहाँ पर अगर मैं l की बात करती हूँ, n की बात करती हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n से रिप्रेजेंट करता है होता है बेटा, वो हमें बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिट की, किस शेल की, किस ऑर्बिट की तुम बात कर रहे हो, कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है या थर्ड शेल के अंदर है या फोर्थ के अंदर है बेटा। ठीक है, पुराने जमाने में इनको अपन KLMN से बोलते थे, लेकिन आज अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेल को नॉर्मली 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल एंड आगे फोर्थ शेल। जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, उसका मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, साइज और एनर्जी क्या होती है बच्चे? बढ़ती है। न्यूक्लियस से दूर जाते जाते एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है बच्चे। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना बताया था, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो वहां पर एनर्जी की जब तुमने बात की बेटा, तो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी थी वो कितनी थी? -13.6। कितनी थी? -13.6। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम इंफिनिटी के ऊपर जाओगे, इंफिनिटी नंबर ऑफ शेल की बात करोगे, तो वहां पर एनर्जी कितनी होती है? 0। दैट मींस जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट L बच्चे। L की बात करते हैं। L क्या है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि सब शेल के बारे में बताता है। भाई n ने सेल के बारे में बताया, अब ये हमें सब सेल के बारे में बताएगा। ठीक है, कि एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट है। इसको रिप्रेजेंट L से करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? 0 टू n-1 जिस भी शेल के अंदर निकाल रहे हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ n। तो 0 टू n-1 करेंगे बेटा, तो उससे हमारा नंबर ऑफ सब शेल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पुट किया मैंने फर्स्ट शेल के लिए 1 1 - 1 0, यानी कि 0 से 0 0 केवल, यानी कि इसके लिए L इज इक्वल टू 0 है बेटा, एक सब शेल प्रेजेंट है। n इज इक्वल टू 2 के लिए जो पुट किया 2 - 1, यानी कि 0 से 1, तो 0 और 1 दो सब शेल प्रेजेंट है। यहाँ पर थर्ड के लिए 0 1 2 तीन सब शेल प्रेजेंट है। अब यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन सी सब शेल प्रेजेंट है? सब शेल होती है 4 SPDF, तो यहाँ पर ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p। कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर L की जितनी भी वैल्यू है उसके बेसिस पर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर L इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वहां S प्रेजेंट है। L इज इक्वल टू अगर 1 है तो P प्रेजेंट है, L इज इक्वल टू 2 है तो D, L इज इक्वल टू 3 है तो F, और L इज इक्वल टू 4 है तो G प्रेजेंट। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेकंड शेल के अंदर 0 और 1 है, यानी कि सेकंड के अंदर 2s प्रेजेंट है और 1 के लिए 2p प्रेजेंट। यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 3 में मेरे पास 3 सब शेल प्रेजेंट है, तो थर्ड शेल में बेटा यहाँ पर 3 का मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है ये बता रहा है कि थर्ड शेल की बात हो रही है। और ये s यानी कि यहाँ पर l की वैल्यू 0 थी, इधर l की वैल्यू 1 है, इधर l की वैल्यू 2 है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, L इज इक्वल टू 0 का मतलब ऐसे सब शेल की बात हो रही है, 1 यानी कि P की बात हो रही है, और 2 मतलब D की बात हो रही है बेटा। यहाँ पर आपको शेप बताया गया, यहाँ पर S स्फेरिकल शेप है, किसकी? S की। अगर P की बात करते हैं तो डंबल शेप है, और D की अगर बात करेंगे तो डबल डंबल शेप हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? डबल डंबल शेप हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि M की बात करते हैं। एक ने शेल के बारे में बताया, दूसरे ने सबशेल के बारे में। अब ये बता रहा है ऑर्बिटल्स के बारे में कि एक सबशेल के अंदर भी वो कितनी जगह पाई जाएंगी जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पाने की, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। उसको हम पता करते हैं एम की हेल्प से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं एम। एम कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी सबशेल के लिए एम की वैल्यू होती है -L से +L बेटा, -L2 + L, यहाँ पर -L2 + L। अगर मैं बात करती हूं किसके लिए? P के लिए। P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर P सबशेल के लिए 4P सबशेल, L इज इक्वल टू 2, यानी कि M इज इक्वल टू -L2 + L। इसका मतलब माइनस, यहाँ पर L की वैल्यू 0 बेटा, तो यहाँ पर -1 0 और +1, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे P सबशेल के अंदर, और उनका नाम क्या होता है बेटा? जैसे कि आपको पता है Px, यहाँ पर 0 वाले को अपन Z एक्सिस के अलोंग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Pz और ये हो जाएगा आपका Py बेटा।
ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल वैल्यूज अगर कैलकुलेट करने के कितने हमारे पास प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर, तो L इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला, तो यहाँ L1 पुट करेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ गया था बेटा, फॉर L इज इक्वल टू 1। और मैंने देखो कैलकुलेट भी 3 ही करे, -1 0 +1 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, Px Py Pz। L इज इक्वल टू 2 के लिए अगर L इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5। L इज इक्वल टू 2 किसका होता है, D का होता है बेटा। D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² -y², dz², ये सभी उनके नाम है बेटा। उनके लॉब्स की ओरिएंटेशन के बेसिस पर ये सारे उनके नाम है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एफ के अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ पर ये सब हमने कर लिया। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करती हूँ, स्पिन का मतलब होता है जैसे कि हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के अराउंड ऐसे भी चक्कर काट रही है और अपने एक्सिस के ऊपर भी चक्कर काट रही है बेटा, है ना, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का खेल होता है, बीच में न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर भी काट रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमता हुआ जा रहा है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक अगर अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरे अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। दिस इज अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। एक की वैल्यू हाफ होती है, एक की -½ होती है बेटा, वो हम नहीं बता सकते किसकी हाफ होगी किसकी -½ होगी, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर है, अगर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन का +½ है तो दूसरे का -½ होगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर देखो आफ्बाउ प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल्स कहाँ से आए, आफ्बाउ प्रिंसिपल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब क्या था बेटा, ये सब ये था कि हमारे पास शेल है, शेल के अंदर सबशेल्स है, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो फिल करेंगे कैसे, कुछ तो रूल होना चाहिए। अब तुमने जमीन ले ली, यानी कि प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, घर के अंदर रूम्स बना लिया, अब कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना उस घर के, कि तुम्हारा रूम कौन सा होगा, पेरेंट्स का कौन सा होगा, स्टडी रूम कौन सा होगा, गेस्ट रूम कौन सा होगा, ये सब डिसाइड होगा। ठीक है, कि भाई ज्यादा गेस्ट आ जाएंगे तो तुम दोनों भाइयों को एक साथ भी रहना पड़ सकता है एक रूम में, या फिर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये कुछ रूल्स पहले से डिसाइड हो जाते हैं। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग करने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना नियमों के तो जिंदगी नहीं चलेगी किसी की, है ना। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएगा। भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर तुमने क्या करा, हमने नंबर ऑफ शेल निकाल लिया। अब उन नंबर ऑफ शेल के अंदर भी तुम्हारे पास सब शेल है और सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा जहां पर सबसे कम एनर्जी होगी, जिस भी ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी के अंदर जाएगा। और एनर्जी जो है बच्चे वो हम n+l वैल्यू से बताते हैं, किससे, n+l वैल्यू से। जैसे कि 2s और 2p की बात करो कि 2s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या 2p के अंदर, सेकंड शेल के अंदर, ऐसे सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा या p के अंदर, तो हम देखेंगे n+l। दोनों के लिए n की वैल्यू तो क्या होगी बेटा, ये n की वैल्यू 2 है दोनों के केस में, यहाँ पर इसके लिए l की वैल्यू 0 है और इसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 + 0 2 वैल्यू आएगी और यहाँ पर 2 + 1 3 वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू कम है, 2 + 0 2 की वैल्यू कम है और p वाले की 2 + 1 3 ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या कम वाले में, बेटा जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर पहले जाएगा। इन केस अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पर 3s और किसके लिए 3d, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसके लिए n+l कितना हो जाएगा 3 + 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और इसके लिए l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो ये हो गया 3 + 2 = 5। किसके लिए कम है, इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें चला जाएगा, हाँ या ना। अगर n+l वैल्यू सेम है बेटा, n+l वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर द न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द ऑर्बिटल विद लोअर n वैल्यू, जिसकी n वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, चलिए यहाँ पर देखो
अब इस n+l के बेसिस पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना शुरू की। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, पहले शेल में जाएंगे, फिर दूसरे शेल में, फिर तीसरे शेल में, फिर फोर्थ शेल में, इस तरीके से। पहले शेल के अंदर मैंने आपको बताया केवल 1s प्रेजेंट होता है, सेकंड के अंदर 2s 2p प्रेजेंट होता है, थर्ड के अंदर 3s 3p 3d प्रेजेंट होता है, फोर्थ के अंदर 4s 4p 4d 4f प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी कैसे करेंगे? n+l रूल के बेसिस पर देख लो। नॉर्मली तो इसको स्नेक रूल बोलते हैं, ठीक है, सांप के जैसे देखो ऐसे इसको ऐसे बना रखा है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चे थोड़ी रह गए जो ट्रिक से याद करेंगे। n+l रूल सबको पता है ना, n+l के बेसिस पर जिसकी वैल्यू कम होगी बेटा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पहले फर्स्ट शेल के अंदर 1s है, दूसरे के अंदर 2s 2p, तीसरे के अंदर ये, फोर्थ के अंदर इस तरीके से। ध्यान से देखो, 1s के लिए n+l वैल्यू सबसे कम, फिर 2s, यहाँ पर देखो इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे, ये बनता है हमारा स्नेक रूल। सांप के जैसे चल रहा है, देखो जैसे कोई सांप चल रहा हो रेंगता हुआ। पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s के अंदर, फिर 2p, फिर 3s के अंदर, फिर यहाँ 3p के अंदर, फिर 4s के अंदर, फिर 4p के अंदर, फिर 3d के अंदर। बेटा 4s के बाद 3d, यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 5s, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद बेटा 4d, 4d के बाद 5p, इस तरीके से स्नेक रूल हमारा फॉलो होगा n+l वैल्यू के बेसिस पर। देखो अब आप ये बोल सकते हो कि पहले फोर्थ के अंदर क्यों भरा गया, 3d के अंदर क्यों नहीं भरा गया? क्योंकि n+l रूल के बेसिस पर 3d और 4s के अंदर n+l जब देखा तो ये 3+2 आया और ये 4+0, किसके लिए कम वैल्यू है? ऑब्वियस सी बात है इसके लिए। तो पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 3d के अंदर जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है 12626, ये मैम आपने बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं s सब शेल, p सब शेल, d और f, तो इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स थे बेटा, ऑर्बिटल्स s के अंदर 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाएगी तो 2, 6, 10 और 14, यही तो भर रखा है ऊपर। देखो d के अंदर 10 आएंगे मैक्सिमम, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। क्लियर है? ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला वाला हो गया अफबाउ प्रिंसिपल के n+l के अकॉर्डिंग, जिसमें कम वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। अब बात कर लेते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने ये बोला कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई का आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक चीज तो वेरी करेगी। भाई माना गांव तुम्हारा सेम है, घर तुम्हारा सेम है, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन सेम है, ब्लड ग्रुप भी सेम है, फिंगरप्रिंट तो दोनों के अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेम चीज यही बोली है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। माना वो सेम शेल के अंदर प्रेजेंट है, माना वो सेम सब शेल के अंदर s के अंदर प्रेजेंट है, माना वो एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तीनों चीज सेम है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, वो तो डेफिनेटली अलग होने वाली है। ये किसके द्वारा बताया गया था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया था बेटा। जैसे कि यहाँ पर देखो n = 2 सेकेंड शेल, l = 1 2p, यहाँ पर +1 की बात की गई है, यानी कि मान लो 2px की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाला 2px। सारी चीजें तो सेम है मैम, लेकिन स्पिन देखो जरा, यहाँ +½ ये -½ यानी कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा। ये था आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पर देखो दोनों ऐसे नहीं आ सकते सेम स्पिन में बेटा, हम ऐसे डब्बे बना के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो बना के इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है यानी कि अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये वाला फॉलो होगा, ये वाला कभी फॉलो नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। यहाँ पर देखो इधर अगर हुन्स रूल की बात करते हैं तो हुन्स रूल क्या बोलता है? पहले जैसे कि ये p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल बनाए, ये px मान लो, ये py मान लो, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाला pz मान लो। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तीनों में, उसके बाद अगर फालतू इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगी। पहले ही पेयर मत कर देना कि यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिटल में भर दिया, नहीं, पहले एक एक तीनों ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद पेयरिंग चालू होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है।
हॉर्न्स रूल हो गया। इसके बाद हम कई बार ये बोलते हैं, आपने ये हमेशा सुना होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं अपने पड़ोसी वालों से। क्यों होते हैं? एक तो सिमेट्री वाला पर्पस आ गया कि भाई पी जो ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर जो ये 3 ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 है। डी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है। इनकी D5 जो है वो D6 से या D4 से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है। तो एक तो सिमेट्री वाला रीजन आ गया कि देखो सब एक जैसा लग रहा है, तो सिमेट्री रीजंस की वजह से ये हाफ फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं अपने पड़ोसियों से। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तुम्हें पता है ना, जब भी कोई सिस्टम एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है दैट मीन्स वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर ये जितना ज्यादा एक दूसरे को, मतलब ये यहाँ चला गया फिर ये इसकी जगह आ गया, तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ 6 बारी एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पर 10 बारी एक्सचेंज हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब याद नहीं रखना है, बस दिमाग में हमेशा पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड अपने पड़ोसियों से ज्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। रेशियो ऑफ द ई बाई एम वैल्यूज ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं बेटा, चार्ज बाय मास रेशियो किसका? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? हीलियम-24 होता है, यानी कि इसका जो मास होगा वो 4 गुना प्रोटॉन के मास का होगा। भाई मतलब 4, ए की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, मैं बोल सकती हूँ कि 4 गुना मास प्रोटॉन के होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू में, यहाँ पर मास की जगह लिखेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ पर 2 हमारे पास एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ दिस चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही है, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना बेटा, 1/1 इंटू में 4/2, यानी कि 2/1। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 2:1 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। चार्ज बाय मास रेशियो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा देखो, for set of values of quantum number NLMS are given below, which of these does not provide a permissible solution of wave equation? कौन सा suitable या फिर permissible allowed values नहीं है, पता होना चाहिए तुम्हें। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पर ये n की वैल्यू है, n के लिए l की वैल्यू होती है 0 to n-1। तो अगर n बराबर 3 है तो यहाँ 0 1 और 3 - 1 2, तो 2 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, m जो होगा वो -2 से +2 हो सकता है। अगर ये l = 2 है तो -L2 + L होता है, -2 हो गया, बहुत बढ़िया। 1/2 ये अलाउड है बेटा। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है? n = 1 के लिए l की वैल्यू 0 to n-1, तो यहाँ 0 to 1 - 1 = 0, केवल 0, यानी कि f। क्या 3 वैल्यू हमारी l की हो सकती है बेटा? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये क्या है? गलत है, नॉट अलाउड है बेटा, ये वैल्यूज नहीं हो सकती है। n = 1 के लिए l जो होता है वो 0 to n-1 होता है बेटा, बट यहाँ पर तो l की वैल्यू 3 दे रखी है, दैट इज नॉट अलाउड। तो इस तरीके से आपको चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3 3 1 - 1/2, ये भी गलत है बेटा। इसकी अगर बात करेंगे हम 3 के लिए, ध्यान से देखो, ये जो 3 गिवन है यहाँ पर, n = 3 के लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? l 0 to n-1, तो 0 to, ध्यान से देखो थोड़ा सा, n = 3 के लिए l हो जाएगा बेटा 0 से लेकर 0 to n-1, यानी कि 0 1 और 2, 2 आ सकता है बेटा। यहाँ पर ये 3 दे रखा है, बिल्कुल गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर a केवल अलाउड है, बाकी तीनों ही नॉट अलाउड है बच्चे। ठीक है, बाकी तीनों ही नॉट अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज दिस। एंगुलर मोमेंटम दे रखा है आपको,
द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। ध्यान से देखिए जरा, यहां पर आपको पता है कि mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 होता है बच्चे। तो यहाँ mvr की वैल्यू दे रखी है, गिवन है 3.1652 into 10⁻⁻34, it is equal to n। h की वैल्यू 6.6 into 10⁻⁻34 2 into 3.14। तो क्या हम यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कौन से ऑर्बिट में कर रहा है। अब ये इस ऑर्बिट से कहाँ से आया बेटा, इस ऑर्बिट से, इस n वैल्यू से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, n इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो इस n वैल्यू से जो यहाँ कैलकुलेट करोगे, यहाँ से इस सेकंड लेवल पे आया बेटा, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 3 आएगा। तो क्या इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पर हमारे पास n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, z की वैल्यू है बेटा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द हीलियम आयन। हीलियम के लिए z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। RH की वैल्यू पुट नहीं करनी है, एज इट इज r रखना है ऑप्शंस के बेसिस पर। न्यू की जो न्यू बार है बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी, कर लेंगे, हो जाएगा भाई। अगला देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आयरन का। जो आयरन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है वो z इज इक्वल टू 26 होता है, ठीक है। z इज इक्वल टू 26 प्लस 3 का मतलब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 23। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसमें चार्ज को घटा देंगे तब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी 23 इलेक्ट्रॉन भरने, देखो जरा, 1s 2s 2p 3s 3p एंड देन 4s, उसके बाद 3d आएगा बेटा। सबसे पहले मैंने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे ऑर्बिटल जिनके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग, n+l रूल के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब पता है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, p के अंदर 6, s के अंदर 2, p के अंदर 6, s के अंदर 2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 3 23, 3d3। अब यहाँ पर तो आर्गन लिख रखा है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किसकी होती है, आर्गन, इनर्ट गैस की। तो ये 4s2 हो गया और यहाँ पर ये 3d3 आ गया बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इनकरेक्ट सेट बताना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू के लिए जो l होता है वो बेटा 0 to n-1 होता है। फॉर l वैल्यू, फॉर गिवन l वैल्यू, फॉर गिवन l वैल्यू, l की कोई भी वैल्यू गिवन है उसके लिए m जो होता है वो -L2 प्लस l होता है बेटा, और s प्लस ऑफ माइनस ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए l इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल। 0 2 2 -1 1 बिल्कुल हो सकता है। m इज इक्वल टू 0 -1 2 प्लस 1 के अंदर एग्जिस्ट करता है 0, ठीक है। s हाफ, ये सही है बेटा, ये करेक्ट है। यहाँ देखो जरा, n इज इक्वल टू 5 के लिए l 3 हो सकता है क्या, बिल्कुल। n-1 4, 0 से 4 के बीच में 3 आ सकता है, 3 आता है, हो गया। यहाँ पर -3 से लेकर +3 के बीच में 2 आता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर इसके लिए देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए l इज इक्वल टू 3 आना क्या संभव है, बिल्कुल संभव है। n-1 तक हो सकता है ना, 0 to n-1, तो 4 - 1 3 ये हो सकता है। l इज इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू ये हो सकती है, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 3 में l की वैल्यू 2 सही है, 0 to n-1 एग्जिस्ट कर रहा है, बट l की जो वैल्यू है, जो m की वैल्यू बेटा वो -2 से +2 तक हो सकती है, बट यहाँ पर तो 3 दे रखी है, यानी कि दिस इज योर इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये अलाउड नहीं होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे आपकी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन में f0 दिया है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 2f0, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, वो कितनी है, 2f0। थ्रेशोल्ड का ट्वाइस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एनर्जी एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज
V1 when frequency of incident radiation is 5 f naught, maximum velocity of emitted electron is V2, रेशियो बताना है। वेलोसिटी की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है बेटा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन ले लेते हैं, न्यू कितना है मेरा 2f नॉट, माइनस में न्यू नॉट मैंने f नॉट मान लिया, डिवाइडेड बाई हाफ एम वी टू स्क्वायर, रेशियो निकालना है ना, इज इक्वल टू एच इंटू इनिशियल इंसिडेंट कितनी है मेरी, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5f नॉट, 5f नॉट माइनस में f नॉट। यहाँ पर देखो सॉल्व कर लो, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू h से h कैंसिल, ऊपर दो में से एक f नोट गया तो f, और यहाँ पर नीचे 4f नोट, f नोट से f नोट कैंसिल, रूट लेंगे v1 बाई v2 कितना आ जाएगा 1/4 से 1/2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1:2, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है बच्चे, सारा जितना भी मार्क्स ओरिएंटेड जो पोर्शन था, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए गए हैं। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर आप अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट लिख सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिलेगा बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आराम से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और खुद से शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट बन रहा है बच्चे सब अपना लाइन फॉर्मेट में नोट डाउन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।